नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लास 10th के इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको चैप्टर को पढ़ते टाइम क्वेश्चंस को फॉलो करना है, ट्रिक्स को फॉलो करना है, टिप्स को फॉलो करना है और आप मैक्सिमम स्कोर कर लोगे। वर्ड मीनिंग्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। आपको वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है ताकि आपको आंसर्स लिखने में हेल्प करे। तो आओ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब देशभक्ति, राष्ट्रवाद। जब अलग अलग जाति और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर एक नया देश बनाने की सोच रखें, उस सोच को हम नेशनलिज्म कहते हैं, उस फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में हमारे देश में किस तरीके से एक राष्ट्र भक्ति या देश के लिए प्रेम जगा, जब हमने हमारे पूरी अलग अलग जातियों को हटकर एक नया देश बनाने की सोच रखी अंग्रेजों से आज़ादी पाकर। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन मॉडर्न नेशनलिज्म के बाद हुआ। नेशन स्टेट्स का मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना या इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना जहाँ पे मोनार्ची ना हो। इट ऑल्सो meant a change in the people understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. काफ़ी सालों तक राजा के राज्य में जीने के बाद लोगों ने एक जब नेशन स्टेट्स की तरफ ध्यान दिया तो नेशन स्टेट्स में उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी और अपने सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज फॉर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। नए सिंबल्स बने, आइकन्स क्रिएट हुए, नए सॉन्ग्स और आइडियाज़ ने रीडिफाइन कर दी उन बाउंड्रीज़ को जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में थी। अलग अलग जाति और अलग अलग संस्कृति के लोग साथ में मिलकर रहने लगे और उन्होंने एक देश की स्थापना करनी। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारी कंट्रीज़ में एक नेशनल आइडेंटिटी बहुत लंबा प्रोसेस था। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया। हमारे देश में ये कॉन्शियसनेस कैसे एमर्ज हुई, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। In India, as in Vietnam, many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. Anti-colonial movement का मतलब कॉलोनीज के खिलाफ जो मूवमेंट्स चले उस पे डिपेंड करता था कि मॉडर्न नेशनलिज्म कितना बड़ा है या किस तरीके से हम नेशनलिज्म की तरफ चल रहे हैं। मूवमेंट्स चले जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ये सारे मूवमेंट्स हमारे देश को आज़ाद करने के लिए चले थे। तो ये आज़ादी के लिए चलने वाले मूवमेंट्स की ही बात वो मॉडर्न नेशनलिज्म से कनेक्ट कर रहा है। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल एंड कॉलोनिज्म। लोग डिस्कवर करते थे अपनी यूनिटी, अपनी एकता किसमें कि जो सभी लोगों को कॉलोनलिज्म का से स्ट्रगल करना पड़ रहा था। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब सभी लोग कॉलोनीज या इंग्लैंड के राज्य से परेशान थे, सब अलग अलग तरीके से परेशान थे, मगर सभी अपने आप को में शेयर्ड बॉन्ड देखते थे। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट दैट effect of colonialism differently, their experiences were varied and their notion of freedom were not the same. अब सभी लोग अलग अलग तरीके से परेशान थे। किसान चाहता था कि उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या था कि उसे रेवेन्यू ना देना पड़े। एक छोटा बिजनेसमैन ये चाहता था कि उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रिबेट मिल जाए। एक चाय बागान का आदमी क्या चाहता था कि उसे घर जाने की आज़ादी मिल जाए। फॉरेस्ट के लोग क्या चाहते थे, उन्हें फॉरेस्ट में जाने की आज़ादी मिले, वहाँ से जो वो बेसिक नीड्स पे डिपेंडेंट है उस पे वो वहाँ से वो कलेक्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए अपने अपने तरीके से उनका मतलब था। आज़ादी का मतलब फ्रीडम उनके लिए सबके लिए सेम नहीं थी। सब ये नहीं सोचते थे कि हम पूरे देश को आज़ाद कराएं, वो सोचते थे कि हाँ मेरा फ़ायदा कैसे हो जाए। द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन अ मूवमेंट। अब जब सभी अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कोशिश करी कि वो फोर्स करे
ट्राई करे, एफर्ट्स डाले कि वो सभी को एक साथ लाकर एक मूवमेंट चला सकें आज़ादी के लिए। फोर्स का मतलब लिख लीजिए, टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुली, बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के बिना यूनिटी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। आपने पुरानी चैप्टर्स में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया के अप टू द फर्स्ट डिकेड of the 20th century. In this chapter we will pick up the story from the 1920. इस चैप्टर में हम 1920 के आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। स्टडी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया, कैसे सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, कैसे नेशनलिज्म की एक इमेज लोगों के दिमाग में आई। तो हमारा पहला टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक चली। 1914 से 1918 तक के बीच में काफ़ी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हुई पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हुई और उससे इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा या इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, हमें वो पढ़ना है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। In the year after 19, we see the national movement spreading the new areas, incorporating new social groups, developing new modes of struggles. How do we understand these developments? What implications did they have? 1919 के बाद जो नेशनल मूवमेंट्स चले उनका क्या प्रभाव था, किस तरीके से इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स थे वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, डेवलप न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, कैसे कैसे अलग अलग स्ट्रगल्स थे, वो बातें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बनता है इस पैराग्राफ से। तो हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमारे देश में क्या नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे देश को किस तरीके से वर्ल्ड वॉर ने प्रभावित किया। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस बाय द वॉर लोन्स। अब हमारा देश जंग नहीं लड़ रहा था, हम ब्रिटेन लड़ रहा था दूसरे देशों से, मगर हम उनकी कॉलोनीज थी तो वो हम पर डिपेंडेंट था और ब्रिटेन बहुत ज़्यादा लोन ले रहा था, वॉर लोन्स ले रहा था जंग लड़ने के लिए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, फाइनेंस बाय वॉर लोन्स या डिफेंस एक्सपेंडिचर इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो उसमें हमें आंसर को लिखने के लिए ये हमारे मेन हेडिंग है। आपको पूरी लाइन क्या लिखनी है, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर लोन, और मेन हेडिंग्स हमारी क्या हो जाएंगी, डिफेंस एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब देश में हमारा देश तो जंग नहीं लड़ रहा, ब्रिटेन लड़ रहा है, मगर ब्रिटेन हमारे पर क्या करके बैठा हुआ है, राज कर रहा है, तो उसने हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ बढ़ा दी। अब बाहर से सामान लाना ले जाना, ये इन सब चीज़ों पे पैसे ज़्यादा लगेंगे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, पहली बार देश में इनकम टैक्स शब्द का इंट्रोडक्शन हुआ। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया डिफेंस एक्सपेंडिचर, दूसरा पॉइंट हो गया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट हमारे लिए क्या बनेगा कि जो वॉर थी, वॉर के टाइम पे प्राइजेस डबल हो गए। 1913 से लेके 1918 के बीच में बहुत ही एक्सट्रीम हार्डशिप थी लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा पैसे, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, लोगों को ज़बरदस्ती सब सोल्जर्स एज अ सोल्जर्स भर्ती करा जा रहा था, फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था। इन द रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, ज़बरदस्ती लोगों को, गांव के लोगों को उठाकर एज अ सोल्जर उनको भर्ती कर लिया जाता था। देन इन 1918 एंड 1919 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, हम क्रॉप फेल्ड भी बोल सकते हैं कि क्रॉप फेल हुई थी थर्ड पॉइंट में। तो ये मेन हेडिंग रहेगी, आपको पूरी बात लिखनी है कि 1918 से 1920 के बीच में क्रॉप फेल हुआ। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना भी सीख सकते हैं। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इसको इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने इसकी पूरी भरपाई कर दी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एक महामारी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग
मर गए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। 12 से 13 मिलियन लोग मर गए भुखमरी से और एपिडेमिक से। महामारी फैली थी उस टाइम पे, उसके कारण। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड after the war was over, but that did not happen. लोगों ने सोचा कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उनकी जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट दिस स्टेज न्यू लीडर्स अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। उस टाइम पे एक नया लीडर सामने आया और उसने एक नए तरीके का स्ट्रगल, एक नए तरीके का मोड बताया कि हम इस तरीके से स्ट्रगल